हेलो बच्चों, राधे राधे। चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। तो इसको शुरू करने के लिए आपको बताएं, क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें एनसीईआरटी पहली जो टॉपिक लिखती है वो बोल रही है व्हाट इज़ लिविंग। तो इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर इसने 4 सब टॉपिक्स दिए हैं। तो इसने 4 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? पहला बता रहा है कि ग्रोथ होती है, ठीक। पहला बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। दूसरा बता रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तीसरा बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। और चौथा बता रहा है कि वो कॉन्शियस होते हैं, यानी कि दे शो कॉन्शियसनेस, ठीक। तो चलो इन चारों को डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो पहला इन्होंने टॉपिक बताया ग्रोथ। तो ये कहते हैं कि ग्रोथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो चलिए देखते हैं कैसे। चलो तो बात करते हैं ग्रोथ क्या है। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या हुआ कि इंक्रीज इन मास, एक इतना बड़ा सा ऑर्गेनिज्म था, ये डिवाइड करके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया। छोटा सा बच्चा 18 साल में इतना बड़ा हो गया। तो ये जो है इसने मास में भी इंक्रीज किया और सेल के नंबर में भी इंक्रीज किया। तो इसका मतलब है इसने ग्रोथ शो की। चलिए अब बात करते हैं प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं, इनमें ग्रोथ अलग अलग तरह की होती है। अब वो अलग अलग तरह समझते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, हम कहते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। कैसे? प्लांट्स जो हैं वो जीवन भर ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, बट एनिमल्स थ्रू अ लिमिटेड पीरियड ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट्स जो हैं ये शो कर रहे हैं क्या? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। और वहीं एनिमल्स जो हैं वो शो कर रहे हैं डिटरमिनेट ग्रोथ। और आपने ह्यूमंस में देखा होगा, बच्चे जो हैं वो 18 साल 20 साल तक ही पढ़ते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ते। चलिए अब और बात करते हैं। अब एक और बात एनसीईआरटी लिखती है कि अगर ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता तो क्या आप, अच्छा ग्रोथ की बात बताई, इंक्रीज इन मास। तो क्या इंक्रीज इन मास आप बात करें कि जो पहाड़ हैं और जो रेत के टीले हैं, ये इनके ऊपर से एक्यूमुलेशन होता रहता है। रेत का एक्यूमुलेशन ऊपर से हुआ और उस कारण इनके मास में चेंज आया, मास बढ़ गया। तो क्या ये डिफाइनिंग फीचर हुआ ग्रोथ का? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रोथ हुई इसमें मास इंक्रीज किया, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक, मास इंक्रीज हुआ बट ये लिविंग नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? और वहीं आप दूसरे और देखें, जैसे हम मान लीजिए इस रूम में खूब सारी टेबल कुर्सी छोड़ के 10 दिन पिकनिक मनाने बाहर कहीं चले जाएं, ठीक। उसके बाद वापस जब आएंगे ऊपर से धूल की इतनी मोटी पर जम जाएगी, ऊपर एक्यूमुलेट कर गई कि नहीं धूल, मास भी बढ़ गया उस धूल के कणों के कारण, लेकिन क्या उसने ग्रोथ शो की? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं। अब और बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये शो करते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। मतलब अगर किसी भी चीज़ के ऊपर बाहर से किसी भी फॉरेन पार्टिकल का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं, लेकिन अंदर से सेल्स का इंक्रीज होना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ये ग्रोथ जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसके बाद ये ग्रोथ का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म होता है एनसीईआरटी, बस इतनी बात लिखती है और ये ग्रोथ का टॉपिक यहाँ पे ही फिनिश होता है। तो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बात आती है रिप्रोडक्शन की। तो
रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल होते हैं। 12th में पहुंचेंगे पहले चैप्टर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के भी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे आप। तो रिप्रोडक्शन जो 2 टाइप के होते हैं, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो करते हैं। इसके बारे में मोटा मोटी एक बात आपको बता देते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो करते हैं, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन में होता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का एग्जांपल देते हुए बताता हूँ। लीवर में जब प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स होते हैं तो वहाँ पर उसको अब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ खाना मिल रहा है, तो वो सेक्सुअल लाइफ टाइप से रिप्रोडक्शन करेंगे। और वहीं पर जब मच्छर के यानी कि एनाफिलीज के गट में पहुँचे तो वहाँ पर उनको इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फूड नहीं है, यानी कंडीशन एडवर्स है, तो वहाँ पे वो कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेंगे? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेंगे। अब एनसीईआरटी क्या बातें लिख रही है वो देखते हैं। एनसीईआरटी बता रही है कि फंजाई जो है एक बार में कई सारे स्पोर अपने स्पोरेंजिया से निकालती है, फिर इसके बाद वो कई स्पोर जाकर के अलग अलग जगह जर्मिनेट करते हैं, नए फंजाई के माइसीलियम बन जाते हैं और इसके थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो और भी कई चीज़ें बता रही है। और क्या बता रही है? प्लानेरिया जो है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और प्लानेरिया जो है उसमें ट्रू रिजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है, ये भी एनसीईआरटी लिखती है। इसके आगे पढ़ें तो बता रही है कि और जो कुछ एल्गीज हैं वो भी एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम तो ये बातें रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी ने लिखी। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? जी नहीं, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, 3 ऐसे एग्जांपल देना चाहूँगा। वर्कर हनी बी, इसके बाद इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। आपने ऐसे कपल्स देखे होंगे जो कि बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं, तो उनको इनफर्टाइल कपल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इनफर्टाइल कपल्स जो हैं, वर्कर बीज जो हैं, और म्यूल्स, खच्चर का नाम आपने सुना होगा। अब ये जो खच्चर हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या ये लिविंग नहीं है? क्या ये लिविंग नहीं है? जबकि ये लिविंग है। तो इसलिए इस हिसाब से हम इस लिहाजा हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हाँ, अब मैं आपको एक बात मैं बताना भूल गया, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में लिखा देता हूँ। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस young ones like their own। इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये टॉपिक भी एनसीईआरटी यहीं पर लिखकर ख़त्म करती है। इतनी ही बातें बता रही है एनसीईआरटी कि कौन कौन नहीं कर पाते हैं रिप्रोड्यूस, और इस लिहाजा जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। किस चीज़ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खंडन किया है इस बात का। किन एग्जांपल्स के थ्रू? वर्कर बीज, वर्कर हनी बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल और म्यूल यानी खच्चर, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते बट लिविंग है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक, अच्छा, मेटाबॉलिज्म की एक और प्यारी सी डेफिनेशन है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किन्हीं भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटा करना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके बड़ा बनाना। इन दोनों को मिला करके ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी लिखती है क्या लिख रही है कि द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। ठीक, अब हमको एक बात बताइए, क्या जो केमिकल रिएक्शंस बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही हैं, क्या अगर हम उनको केमिकल इन विट्रो हम परफॉर्म कराएंगे बाहर, तो क्या वो सही होंगी? क्या वो मेटाबॉलिज्म नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी रिएक्शन बाहर परफॉर्म कराएंगे अगर वैसी ही कंडीशन देकर, तो वो मेटाबॉलिज्म के अंदर नहीं आएगी। ठीक, तो ये जो है एनसीईआरटी लिखती है मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग फीचर है।
किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है ये। अब लास्ट में बात आती है कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमने दिया किसी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिया, उसके अगेंस्ट उसने रिस्पॉन्स किया तो वो कॉन्शियस है, ठीक। अगर उसके अगेंस्ट उसने रिस्पॉन्स किया तो वो कॉन्शियस है, ठीक। अगर आप अमीबा को भी गर्म पानी के नज़दीक ले जाते हैं तो वो सीडोपोडिया फॉर्म करके उससे दूर भागना चाहता है। अब इसके बाद आपको बता दें कि कॉन्शियसनेस जो है, ये कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक। कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट अपना रिएक्शन देते हैं, ठीक। अब आप बात कहेंगे कि जो व्यक्ति कोमा में है, जो ब्रेन डेड है, इस पर ये अभी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म आप कहते हैं। तो इसके बाद लास्ट में 2 और लाइन पेज नंबर 5 के एंड में एनसीईआरटी ने लिखी हैं, उसको डिस्कस करूँगा। बायोलॉजी की 2 डेफिनेशंस लिखी है, क्या, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक ये डेफिनेशन लिखी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। अगला एक पॉइंट और लिखती है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट forms of life on earth। बस इन 2 डेफिनेशंस के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। इसके आगे के 2 और वीडियोस मैं आपको इस चैप्टर के कल और परसों प्रोवाइड करूँगा। और आज के जो टॉपिक मैंने बताए हैं ये एनसीईआरटी के थ्रू सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है, और मैंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया दिया है आपको। चलिए भाई साहब, राधे राधे, जय श्री राम।